बेटा आज जो लास्ट क्लास में जो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ कर रहे थे उसमें अब आगे करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड सिलेंडर। लास्ट क्लास में किसका किया था? होलो सिलेंडर का किया था। आज की क्लास में करेंगे सॉलिड सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं। देखो सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर ना, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। ये इसका एक्सिस है बेटा, ये रेडियस कैपिटल आर, और इसमें जो करंट जो है वो आप ऐसे मान सकते हो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दैट करंट इज आई करंट उस सॉलिड जो आपका सिलेंडर है उसके थ्रू यूनिफॉर्मली क्रॉस कर रहा है उसको। आपको इस केस में दो जगह मैग्नेटिक फील्ड बताना होगा, एक इनसाइड और दूसरा आउटसाइड। तो सबसे पहले करते हैं इनसाइड, केस फर्स्ट इनसाइड। इनसाइड का मतलब बेटा क्या होगा कि आप जो एम्पियर लूप लेंगे उसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर से क्या रहेगा, वो कैपिटल आर से छोटा रहेगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये एम्पियर लूप इस तरह से बनाएंगे, स्मॉल रेडियस आर की इस तरीके से। तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो लूप है बेटा, इस वाले केस में अगर देखें इसको ना हम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं इसको इस तरीके से, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था ना, ये इतना पार्ट इसका सॉलिड सिलेंडर का था। मान लेते हैं कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना, क्रॉस करंट है, क्रॉस इस तरीके से, इस तरीके से। जो हमारी जो एम्पियरियन लूप है वो स्मॉल आर रेडियस पे लो मैंने ऐसे बना दी बेटा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन आएगी, है ना। आप देखो किसी भी पॉइंट के ऊपर मान लो आप देखते हो तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंशियल डायरेक्शन, आर के टेंजेंशियल रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे थीटा की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे बेटा, थीटा की वैल्यू तो 0 डिग्री रहेगी, है ना। DL भी इस तरफ है और B भी इस तरफ ही। तो इसको लिख देता हूँ बेटा B इंटीग्रल DL, क्योंकि एंगल 0 डिग्री था, म्यू नॉट टाइम्स, आपको जो करंट चाहिए वो सिर्फ इसके अंदर अंदर चाहिए ना, सिर्फ इस पार्ट के अंदर अंदर करंट। तो भाई इसको कैसे देखना पड़ेगा कि सर करंट पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ तो टोटल एरिया के अलॉन्ग है, तो पर एरिया तो कितना है I/πr²। इसको मैं करंट डेंसिटी भी लिख सकता हूँ ना, याद होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने पढ़ा था, तो J/πr², दिस इज करंट डेंसिटी। तो आपको करंट एनक्लोज चाहिए, तो आई एनक्लोज कैसे आएगा बेटा आपका कि भाई करंट पर यूनिट एरिया जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, जो जितने एरिया में से आपको करंट चाहिए वो πr²। तो ये आपका आएगा बेटा I/R² इंटू स्मॉल r²। ये आई एनक्लोज आ गया, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, I/R² इंटू स्मॉल r²। तो बेटा इंटीग्रल DL, ये जो कल की क्लास में बताया था कि इंटीग्रल DL इज द इंटीग्रेशन टेकन ओवर द एम्पियरियन लूप। एम्पियरियन लूप पे इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो ये बेटा आएगा 2π स्मॉल r इज इक्वल टू I/r² अपॉन कैपिटल R²। एक r से ये कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा ये जो B इनसाइड जो आ रहा है ना, ये B इनसाइड आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू IR/2πr²। एक फॉर्मेट तो बेटा ये है,
कि बी इनसाइड इज इक्वल टू आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या पता लग रहा है बेटा कि बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दूसरा देखो एक और फॉर्मेट में मैं इसको लिख सकता हूँ कि बी इनसाइड इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख दिया बेटा इसको। अच्छा एक ये म्यू नॉट कहीं गायब कर दिया ना, ये रहा म्यू नॉट तो आएगा ही आएगा, म्यू नॉट आएगा तो म्यू नॉट भी यहाँ लिख दो इंटू आर। ये आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इज द करंट डेंसिटी जे, तो इसको लिख दो बेटा म्यू नॉट जे आर बाई 2। ये बेटा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ गया करंट डेंसिटी के फॉर्म में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, बी इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर बाई 2 वेयर दिस जे इज करंट डेंसिटी। यहाँ से भी बेटा जो बी आ रहा है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आ रहा है, दैट इज कमिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि आप बेटा उसके एक्सिस से बाहर की तरफ जाना जब शुरू करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप ये भी देख सकते हो जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी, यानी कि जब आप सेंटर पे बात करोगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसको ना वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा कि बी इनसाइड इन वेक्टर फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, म्यू नॉट जे क्रॉस आर डिवाइडेड बाई 2, ये इस फॉर्म में आएगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट वाली फॉर्म में जे क्रॉस आर। तो करंट डेंसिटी की तो डायरेक्शन आप जानते हो कि वही डायरेक्शन होगी जो कि करंट की डायरेक्शन है। तो आप देखो कि ये जो मैं टेंजेंशियल बोल रहा था अब आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनसाइड वो जे और आर दोनों के क्या आएगा, दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स ए क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा एक तो ये बात आ गई, तो ये तो इनसाइड का केस हो गया। अब सेकंड केस, तो बेटा हम ये फॉर्मेट भी याद रखेंगे कि बी इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2, म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2। एक ये वाला फॉर्मेट है ना, मैग्नीट्यूड तो सिर्फ ये बता देगा म्यू नॉट जे आर बाई 2। और दूसरा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है, वो ये वाला म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक्सप्रेशन आपको अगर याद हो तो आपने बेटा सॉलिड जो नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन आपने देखा था। ठीक है, और ज़रा देखते हैं इसका आउटसाइड के केस में। सो केस 2 आउटसाइड, ये सिंपल है ना, आउटसाइड तो ना थोड़ा सा फील भी आ गया हो कि आउटसाइड तो मैं इसको इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो आउटसाइड की अगर बात करें बेटा तो ये देखो ये टोटल करंट इसमें से कैरी कर रहा था, ये भाई टोटल करंट तो मैंने आई मानना ही हुआ है और इसका रेडियस कैपिटल आर है, और जो एम्पीरियन लूप अब मानूंगा वो बाहर माननी पड़ेगी। ये लो ये स्मॉल आर बेटा, तो यहाँ पे देखो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन भी इधर ही आएगी, ये एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन होगी। तो थीटा यहाँ 0, थीटा 0। तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। भाई इस जो करंट है टोटल वो तो आई करंट एनक्लोज है ना, बी और डी एल के बीच में एंगल 0, तो बी इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज इज आई, और इंटीग्रल डी एल 2 पाई कैपिटल आर ना 2 पाई स्मॉल आर, है ना। हमेशा ध्यान रखना है इसका इंटीग्रेशन बेटा एम्पीरियन लूप के ओवर होता है, तो बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और बेटा यहाँ से ये रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही आ गया आपका जैसा कि ये रिज़ल्ट बेटा किस केस में होता है, जैसा ये आपका इनफाइनाइट वायर के केस में होता है। दिस इज़ द सिमिलर रिज़ल्ट जैसा कि आपका इनफाइनाइट वायर अगर होता, तो आप इसको दूर से देखोगे सॉलिड जो ये सिलेंडर है तो ये आपको क्या दिखाई देगा, एक इनफाइनाइट वायर ही दिखाई दे रहा होगा। अब इसका जरा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो आप यहाँ पे आउटसाइड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। आप इस रिजल्ट को चाहो तो देखो कैसे और लिख सकते थे,
देखो भी, है ना, इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में भी लाने की कोशिश करते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, भाई R तो यहीं रख लेता हूँ, इसको मुझे क्या चाहिए, पाई R स्क्वायर चाहिए ना इसके साथ में, तो पाई तो है, अब इसको R स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 यहाँ था ही, तो ये बेटा अब आपका बन गया म्यू नॉट J कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। तो यहाँ से पता लग गया कि जो B आउटसाइड है वहाँ से भी पता लग रहा था वैसे तो, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, बट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, करंट डेंसिटी गिवन होगी, तो करंट डेंसिटी अगर गिवन है तो फिर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू नॉट J R स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्मॉल r। अब इसका जो ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है B और R के बीच में, तो जब तक आप सरफेस पे जाओगे तब तक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और भाई आप सरफेस के ऊपर वैल्यू अगर देखोगे इस वाले एक्सप्रेशन से, तो भाई क्या आ जाएगा, म्यू नॉट J कैपिटल R बाई 2, है ना। तो अब सरफेस के ऊपर भी चलो मैं बता ही देता हूँ क्या आ रहा है, B सरफेस, तो भाई म्यू नॉट J कैपिटल R बाई 2, या तो ये वैल्यू लिख दो, या भाई इसको कैसे लिख दो, J को I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R। ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R, और भाई आउटसाइड तो ये इन्वर्सली वेरी कर रहा है, B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये ग्राफ आएगा, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आपका किस केस में आया था, सॉलिड स्फीयर के केस में, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। कर लो बेटा नोट जल्दी से। करो बेटा करो जल्दी से। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सिलेंडर विद कैविटी। वहाँ पे भी आपने क्या किया था बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि कोई आपके पास क्या था, कोई सॉलिड स्फीयर था, उसके अंदर कैविटी पे आप मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही समझ लो। और ये सिलेंड्रिकल कैविटी है बेटा आपकी, और इतने इतने पार्ट में क्या कर रहा है, मान लो करंट बेटा मूव कर रहा है, या इसको ऐसे मत दिखाओ, इसको तो भाई ये वाला पार्ट तो आपका कैविटी है, सिलेंड्रिकल कैविटी, इतने इतने पार्ट में करंट फ्लो कर रहा है आई, ये। तो बेटा इसको मैं कैसे विजुलाइज करूं, इसको विजुलाइज तो ऐसे किया जाएगा कि ये देखो सर, इसका फ्रंट व्यू अगर हम देखें तो ये मान लो कि ये इसका सेंटर C1 है बेटा, और इस कैविटी का सेंटर C2 है। तो इतने इतने पार्ट के अंदर जो आपको करंट जाता दिखाई देगा, वो करंट ऐसे दिखाई देगा। इतने पार्ट के अंदर करंट है ही नहीं। करंट डेंसिटी बेटा यहाँ क्या लिखूंगा जरा देखना आप, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल करंट आई है, लेकिन कितने एरिया में से फ्लो कर रहा है वो। भाई मान लो कि आउटर इसका जो
रेडियस है, ये रेडियस कैपिटल आर है बेटा, और इस कैविटी का रेडियस मान लो कितना है, वो स्मॉल आर मान लो। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो करंट डेंसिटी आ गई आपकी। तो चलो एक एक करके करते हैं कि इस तरह के सवाल को किया कैसे था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, कि भाई मैंने जो कैविटी जो थी बेटा उसमें क्या किया था, एक बार उसको पॉजिटिव चार्ज से फिल कर दिया था और एक बार नेगेटिव चार्ज से फिल कर दिया था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करता हूँ कि इस कैविटी के अंदर एक बार प्लस जे और एक बार माइनस जे से इसको फिल कर दूँ, यानी कि एक बार करंट आप मान लो कि क्रॉस डायरेक्शन में उसमें जा रहा है और एक बार माइनस में, तो नेट करंट उसमें से ज़ीरो रहेगा। लेकिन मेरा जो पर्पज़ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं कहूँ कि C1 पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट C1, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड C1 पर एक तो प्लस डेंसिटी के कारण से आ रहा होगा, है ना। अब आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो बेटा कि एक्चुअल में ध्यान से समझो, ये आपका C1 है और ये लो जी, लेकिन उसी के साथ में ये C2, लेकिन इसमें जो करंट है वो डॉट है, इसकी करंट डेंसिटी प्लस जे है, इसकी करंट डेंसिटी माइनस जे है। तो C1 पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इस प्लस जे के कारण से भी आएगा और इस माइनस जे के कारण से भी आ रहा होगा। तो देखो कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट C1 पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बेटा, इसको ऐसे लिख दो कि ड्यू टू प्लस जे एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस जे, ऐसा लिख दो। तो C1 पॉइंट के लिए अगर बात करूं प्लस जे के कारण से, तो सेंटर ही है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो है ना। याद आ रहा है ना बेटा कि हमने क्या लिखा था, अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, म्यू नॉट जे स्मॉल आर बाई 2। स्मॉल आर क्या था, सेंटर से दूरी, अभी तो सेंटर ही है तो आर जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जीरो हो गया। प्लस इसके कारण से देख लो बेटा नेगेटिव, इसके कारण से, तो क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट जे की जगह माइनस जे लिख दूंगा बेटा। अच्छा ये दूरी C1 और C2 के बीच की दूरी, तो इसको बेटा ऐसे लिख लेता हूं मैं, है ना, C2 C1 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा C1 पर तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया क्या, माइनस म्यू नॉट जे C1 C2 डिवाइडेड बाई 2, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्वेश्चन के अंदर C1 C2 की वैल्यू गिवन होगी कि भाई दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी ये है, बता देंगे। दूसरा पार्ट इसका क्या है कि C2 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताओ भाई, इस पॉइंट के ऊपर, या फिर ऐसे समझो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी प्लस जे और माइनस जे के कारण से आएगा, प्लस जे के कारण से और माइनस जे के कारण से। और होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस जे के कारण से आएगी और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस जे के कारण से आएगी, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। प्लस जे के कारण से, ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअल में जो जिस पॉइंट पे तुम देखना चाहते हो वो पॉइंट एक्चुअल में ये है C2। ये जो C2 जो पॉइंट है इसके अंदर लाई करता है, तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बी इनसाइड वाला। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट जे, देखो इन दोनों के बीच की दूरी वो कितनी है, वो है C1 C2, म्यू नॉट जे आर बाई 2, ठीक है, प्लस अब नेगेटिव के कारण से, तो भाई नेगेटिव वाला जो है वो तो ये है, इसके कारण से कहाँ बात कर रहे हैं बेटा, इसके कारण से यहाँ बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर है। एक्चुअल में देखो क्या है कि आप C2 के ऊपर कैलकुलेट करना चाह रहे हो बेटा, तो C2 पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट है, या फिर आप इसको समझो यहाँ पे, तो इस पे देखो एक तो हमने ये वाला एम्पेरियन लूप मान के किया, वो ये आ गया। अब दूसरा जो है वो कैसे करना पड़ेगा, वो जो माइनस जो डेंसिटी जो आया है उसके कारण से आपको देखना पड़ेगा। तो उसके कारण से देखो कैसे करेंगे, म्यू नॉट ऑफ माइनस जे। अच्छा आप एक बात देखो कि अगर मैं इस केस में, है ना, इस नेगेटिव के कारण से किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, इसी के C2 के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, तो वो तो जीरो ही आ जाएगा।
वो तो बेटा क्या आ जाएगा, वो तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हमने C1 पॉइंट पे भी निकाल लिया और C2 पॉइंट पे भी निकाल लिया। नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो। अब बेटा एक पार्ट करते हैं, किसी भी जनरल पॉइंट पे, एट एनी जनरल पॉइंट P, वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। मान लो वो पॉइंट P बेटा यही है, P पॉइंट ही है, तो P पॉइंट पे भी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तरीका तो वही रहने वाला है, तरीका थोड़ा ना बदल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इसको वेक्टर फॉर्म नहीं करूंगा। देखो भाई P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक तो प्लस J के कारण से बेटा, और एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस J। प्लस J के कारण से अगर मैं बात करूं बेटा, वो पॉइंट इनसाइड लाई करता है, तो कैसे लिखा जाएगा? म्यू नॉट J क्रॉस R। R बेटा इसका क्या है? C1P डिवाइडेड बाय 2 प्लस म्यू नॉट माइनस ऑफ J क्रॉस, है ना। अगर मैं इसके नेगेटिव, इस नेगेटिव वाले के कारण से बात करूं तो वो दूरी क्या रहेगी? C2P डिवाइडेड बाय 2। तो भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, म्यू नॉट बाय 2, है ना। ये तो कॉमन ले लिया एक तरह से इसमें से थ्रू आउट, या फिर अभी रुको, इसको ऐसे लिखो, J क्रॉस C1P वेक्टर प्लस म्यू नॉट J क्रॉस PC2 लिख देता हूँ बेटा इसको, वेक्टर को। माइनस साइन था तो इसको ऐसे, इसको एडजस्ट कर दिया, है ना। C2P वेक्टर था, उसको PC2 लिख दिया। अब उसको ज़रा यहाँ पे देखते हैं, इधर से बेटा मैं रब कर रहा हूँ ये, तो वेक्टर देखो क्या क्या आपका C1P वेक्टर। तो C1P वेक्टर तो ये है, दिस इज C1P वेक्टर, एंड PC2 वेक्टर बेटा वो ये आ गया, देखो। तो दिस आप ट्राइंगल लॉ से देखोगे तो ये C1 C2 के बराबर आ गया, है ना। अभी इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन लिखते हैं इसका, B एट P इज इक्वल टू बेटा म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस, देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वेक्टर C1P प्लस वेक्टर PC2, है ना बेटा। म्यू नॉट बाई 2 कॉमन, J क्रॉस वेक्टर C1P प्लस वेक्टर PC2, और ट्राइंगल लॉ से ये जो फैक्टर है बेटा ये आपका क्या आ गया? ये वेक्टर C1 C2 आ गया, ये वाला फैक्टर। तो किसी भी जनरल पॉइंट P पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है? म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस C1 C2 वेक्टर। तो बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आ गया जैसा रिजल्ट बेटा कहाँ आता था, वो जो कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते थे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ दोनों के सेंटर्स के सेपरेशन पे डिपेंड करता था। यहाँ पे भी तो वही आ रहा है कि C1 और C2 के बीच की जो सेपरेशन है सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि J और उन दोनों जो C1 C2 को जो ज्वाइन कर रहा है उन दोनों के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म इन द सेंस कि उसका मैग्नीट्यूड भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और उसकी डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म रहेगी। तो उसको ज़रा इस तरीके से मैं बना के दिखा सकता हूँ कैविटी के अंदर बेटा आपको, कि ये अगर आपकी कोई कैविटी थी तो जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लेट अस से कि वो कोई डायरेक्शन ऐसे ही आ गई, तो सब जगह ऐसे मिलेगी आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिख सकते हो कि भाई कैविटी के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, उसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट
कि जो अंदर जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड बेटा कैविटी के अंदर, वो कैसा रहेगा, वो यूनिफॉर्म रहेगा। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वो सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द कैविटी एंड द सेंटर ऑफ द सिलेंडर, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा। सो म्यू नॉट J क्रॉस C1C2/2। नोट कर लो बेटा इसको। एक इस केस में बिल्कुल इसमें ऐसा मान लो कि कोएक्सियल कैविटी अगर हो, क्या हो जाए अगर बेटा अपनी कोएक्सियल कैविटी अगर हो जाए, कोएक्सियल कैविटी, कि करंट सिर्फ इतने इतने पार्ट में फ्लो कर रहा है, तो इस बार अगर कोई पूछेगा आपसे कि बी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो इस बार बी इनसाइड 0 हो जाएगा आपका। बी इनसाइड क्या हो जाएगा, 0। कैविटी के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। कारण क्या है कि C1 C2 0 हो गया ना भाई। C1 और C2 जब कोइंसाइड करेंगे तो दिस फैक्टर बिकम्स 0, और ये जब 0 हो गया तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो गया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया आपका। अंदर कोई भी आप पॉइंट लोगे ये, तो C1 C2 0 ही हमेशा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा बेटा। करो नोट, कोएक्सियल कैविटी के केस में मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि एम्पियर्स लॉ को यूज़ तो कहीं पे भी कर सकते हैं, बट हम वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ हम वो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन आता है इंटीग्रल B.dl वहाँ सॉल्व कर पाएँ, और वो मैं सिर्फ सिमेट्रिकल केसेस में सॉल्व कर पाऊँगा। ठीक है, तो वहीं पे यूज़ करते हैं। तो उसी में अब एक और एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं, किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। याद हो बेटा आपको कि आपने ये रिजल्ट डिराइव किया था कौन सा, म्यू नॉट K/2 वाला। आपने जो रिजल्ट डिराइव किया था वो म्यू नॉट K/2 वाला रिजल्ट डिराइव किया था, वही रिजल्ट देखना चाहता हूँ। देखो ये था ना, ऐसे इनफाइनाइट शीट थी, है ना, ऐसे। इसका करंट डेंसिटी बेटा क्या है, यानी कि करंट पर यूनिट विड्थ जो है आपकी वो क्या है, वो K है आपकी। करंट पर यूनिट विड्थ क्या है, K। तो भाई यहाँ पे पहले तो एम्पीरियन लूप मानना पड़ेगा। तो एम्पीरियन लूप इस केस में क्या मान लेते हैं, देखो करंट ऐसे ऐसे, तो मैं ये एम्पीरियन लूप मानता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल बोल लो, स्क्वायर बोल लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बोल लो। ये डायरेक्शन मान लेता हूँ मैं इसमें, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप। और भाई इसकी ये लेंथ मैं L मान लेता हूँ। तो अब देखो बेटा, आपको अब एक नई चीज़ सिखा रहे हैं, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। देखो क्या कि एक्चुअल में हम क्या लिखते हैं बेटा, कि इंटीग्रल B.dl, है ना, मैं इसके आउटसाइड निकाल रहा हूँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इस पॉइंट पे बना रहा हूँ। एक बात तो ये ध्यान रखना कि एम्पीरियन लूप उस पॉइंट से पक्का पास करनी चाहिए जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, एम्पीरियन लूप का उस पॉइंट से पास होना बहुत ज़रूरी है। चलो ये आ गया, इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ। ओके, इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। तो भाई आई एनक्लोज तो सिर्फ इतने इतने पार्ट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एनक्लोज तो लिख दूंगा मैं, ये लो अभी यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इतने इतने पार्ट में। भाई इसके करंट पर यूनिट विड्थ K है और इसकी टोटल लेंथ भाई L है, L से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये जो इंटीग्रल B.dl है वो पूरी एम्पीरियन लूप पे होता है। बार बार ये बात बता रहा हूँ, पूरी की पूरी लूप पे होगा, और पूरी की पूरी लूप के 4 पार्ट से। वायर नंबर ये 2, 3 और ये 4 हिस्से हैं बेटा इसके। तो चारों हिस्सों में आपको अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मान लो कि ये नंबर 1 है बेटा, ये नंबर 2 है आपका, ये नंबर 3 और नंबर 4। तो क्या करना पड़ेगा,
या तो ऐसा करो कि 1 2 3 के बजाय क्या कर लो, इसको इसके नाम लिख देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ पे पहले एंगल देखो जरा बी और डी एल के बीच में बेटा, बी और डी एल के बीच में अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है ना। इस वाले के लिए देखो बेटा जो डी एल जो एलिमेंट आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ये आएगा और डी एल ये है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो इस वाले केस में भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से बात। अगर इस वाले रीजन में बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था और डीएल जो है वो भी इस तरफ है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। और इनफाइनाइट वाला केस है, सिमेट्रिकल केस है, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और डीएल भी इधर है, तो इस वाले केस में थीटा 0 डिग्री है। तो भाई पहले तो इसको इंटीग्रल बी डॉट डी एल को क्या लिखेंगे, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, पहले ए से बी जमा इंटीग्रल बी डॉट डी एल। यहाँ से सबको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करते हैं दैट इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड ओवर द एम्पीरियन लूप एंड नॉट ऑन दैट, जो भी आपको सरफेस दिया हुआ है उस पर वो परफॉर्म नहीं करते वो इंटीग्रेशन। बी से सी इंटीग्रल बी डॉट डी एल और भाई वो सी से डी प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल, वो डी से ए इज इक्वल टू म्यू नॉट के एल। भाई मुझे लगता है कि ये ए से बी वाला 0 बन गया, कारण क्या है, थीटा 90 डिग्री, और भाई सी से डी वाला भी ये भी ख़त्म हो गया, ये लो। तो अब आपके पास बच गया इंटीग्रल बी डॉट डी एल बी से सी के बीच में, तो बी से सी के बीच में थीटा 0 डिग्री, तो देखो भाई इसको क्या लिख दूँ, बी डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री, और ये भाई सी से डी, सॉरी बी से सी, बी से सी प्लस एक और फैक्टर सिर्फ डी से ए वाला बच गया, डी से ए बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट के एल। तो भाई बी से सी अगर डी एल को इंटीग्रेट करोगे तो उसकी लेंथ एल आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, बी एल प्लस ए से डी में भी उसका बेटा लेंथ एल ही आएगा, तो बी एल बराबर म्यू नॉट के एल। तो भाई ये बन गया 2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट के एल से एल कैंसिल आउट हो गया बेटा, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया वो म्यू नॉट K/2 आया। आपको ध्यान हो कि सेम ऐसा ही रिजल्ट आया था, सिमिलर रिजल्ट हमने डिराइव किया था यूजिंग बायट-सेविट लॉ। तो ये बेटा अगर आपकी क्या है, इनफाइनाइट शीट है, तो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दिया। करो नोट जल्दी से। The next application of Ampere's law in this series is magnetic field due to long solenoid, है ना। Magnetic field due to long solenoid। लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण से देखो बेटा, ये जो सोलेनॉइड था वो इस तरीके से होता था ना, इस तरीके से मान लो आई करंट बह रहा था अनंत, लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब बेटा ये भी है कि जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है दैट इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, ये बात भी है। तो भाई अब यहाँ पे हमने जब पहले भी बताया था आपको कि लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में आउटसाइड द सोलेनॉइड magnetic field is very weak and assumed to be zero,
यानी कि बेटा बी आउटसाइड, तो आप यूँ मान लो कि बी आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो यूनिफॉर्म होता है। इनसाइड, जो आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो एक डेरिवेशन तो हमने किया था कि वो जो एंड्स के ऊपर था वो तो हाफ आ गया था। बेटा वो फाइनाइट सोलेनॉइड था, ठीक है। दिस इज नॉट फाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट और लॉन्ग सोलेनॉइड। सो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। चलो अब इसमें थोड़ा सा देखो, इसको है ना मैं थोड़ा सा क्या करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अपने हिसाब से बढ़िया फॉर्म में बनाना चाहता हूँ। आप विजुअलाइज कीजिए कि सोलेनॉइड ऐसा है बेटा, ऐसे सोलेनॉइड मूव कर रहा है, तो आप देखिए कि नीचे की तरफ आप देखेंगे तो करंट इज ऊपर, मान लो कि आप ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे यूँ, तो ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे तो करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन। और अब आप देखो कि वहाँ से करंट घूम के आया, नाउ इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। करंट को आप विजुलाइज करो बेटा, ऐसे मान लो कि करंट ऐसे ऐसे घूमेगा ना, तो ऐसे अगर वो घूम रहा है तो ऊपर से आप देख रहे हो तो अभी इस केस में क्या हो रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, और अब जब नीचे से करंट आएगा तो मेरी तरफ आएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ गोइंग इनटू द प्लेन और यहाँ से आउट ऑफ द प्लेन। तो इसको मैं थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे बदल लेता हूँ कि भाई ऊपर वाले जो भी है उन सब में जो करंट जो एलिमेंट है, करंट जो है दैट इज़ गोइंग इनटू द प्लेन, और नीचे वाले हिस्से से करंट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ऐसे बना सकता हूँ मैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे भी एम्पीरियन लूप बना लेते हैं बेटा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई मैं एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहा हूँ बेटा, तो मैंने ये लूप बना दी एम्पीरियन लूप। ये इसकी डायरेक्शन हो गई इस तरीके से बेटा। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहां पे अगर आप देखो बेटा कि यहां पे देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिल रहा है और dl की डायरेक्शन ये है, तो बेटा इस वाले एलिमेंट के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इस वाले एलिमेंट के लिए भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो जब आप इंटीग्रल b डॉट dl करेंगे तो 4 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास। ये वाले के कारण से 0 क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, इस वाले के कारण से 0 क्योंकि यहाँ भी 0 है, इसके कारण से भी 0 क्योंकि यहाँ थीटा 0 है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा बेटा एक। मान लो ये लेंथ L है, तो इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एन क्लोज्ड। तो देखो b डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा इंटीग्रल तो करें बेटा। देखो यहाँ पे टोटल करंट, देखो टोटल करंट कितना आएगा, अगर आप ध्यान दें कि टोटल करंट आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पे बेटा आपको एक और चीज़ गिवन होगी, दैट इज स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक टर्न में से करंट आ ही जाता है, अगर n टर्न्स है तो टोटल करंट कितना जा रहा होगा बेटा इसमें, n इंटू एल इंटू आई, टोटल ये करंट जा रहा होगा। भाई एक में से करंट कितना जाता है वो आई जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना, वो n, टोटल लेंथ आपकी l है तो n इंटू एल इंटू आई, ये टोटल करंट एनक्लोज हो गया। और भाई ये इंटीग्रल डी एल, ये तो l ही आ जाएगा। सो ये हो गया म्यू नॉट एन आई इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो म्यू नॉट एन आई आया बेटा। where small is number of turns per unit length, where small n is number of turns per unit length। तो यहाँ से भी समझ में आ गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सोलेनॉइड के अंदर वो यूनिफॉर्म आएगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। वो करो बेटा नोट, जल्दी से नोट करो।
नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। तो भाई टॉरॉइड कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज बेंट in the form of a circle, in the form of a circle। एक लॉन्ग सोलेनॉइड को एक सर्कुलर फॉर्म में बना दिया बेटा। तो सर्कुलर फॉर्म में बना दोगे तो देखो कैसा बनेगा, मैं ज़रा बनाता हूँ उसको इस तरीके से। like this। यहाँ से मान लो कि बेटा करंट एंटर करता है आई, यहाँ से करंट बाहर आता है, ये इसका रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो भाई इस केस में भी क्या होगा बेटा कि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, सिर्फ इसके अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा। ये मैं जो ब्लैक पेन से बना रहा हूँ ये मैंने एम्पीरियन लूप मान लिया आपके लिए। ये हमने क्या कर लिया है, ये एम्पीरियन लूप मान ली है बेटा। तो देखो आप क्या करें, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। और इसमें आपको क्या गिवन होगा, कैपिटल एन गिवन है आपको। कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो भाई बी और डी एल के बीच में एंगल 0 डिग्री होने वाला है हर जगह। तो बी इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, भाई टोटल करंट कितना आएगा बेटा, भाई सिंगल टर्न में से जो करंट है वो कितना है, वो आई है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो एन इंटू आई हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो लास्ट टाइम तो एल से भी मल्टीप्लाई किया था। बेटा लास्ट टाइम वो क्या था, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो खत्म बात। आप इसके और इंटीग्रेट करेंगे तो ये रेडियस ऑलमोस्ट मैं स्मॉल आर ही मान लेता हूँ बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई, और b इज इक्वल टू बेटा म्यू नॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n अपॉन 2 पाई स्मॉल आर इंटू आई। ये क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और 2 पाई आर ये टोटल लेंथ है ना इसकी। तो ये बेटा क्या बन गया आपका, स्मॉल n बन गया। स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन 2 पाई स्मॉल r एंड इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बट यहाँ पे जो टोटल लेंथ थी वो 2 पाई आर की फॉर्म में थी, तो इसको ऐसे लिख दिया। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टॉरॉइड। ये बेटा जो टॉरॉइड है उसके अंदर आपका क्या आ गया, उसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। तो जो एम्पियर लॉ थे उसके इतनी ही एप्लीकेशन है अपने सिलेबस के अंदर। तो ये जितना भी हमने किया ये बहुत अच्छे से आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और भी एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम में, उनमें तो एम्पियर लॉ से क्वेश्चन बनता ही है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है वो। ठीक है बेटा, तो इतना आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।